Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be talking about alternate dispute resolution के ऊपर, then फॉस्फीन के बारे में we will be discussing in science and tech. फिलीपींस में कोरल लावा को क्रायोजेनिक बैंक के थ्रू स्टोर करने की बात की जा रही है. वी गोना डिस्कस अबाउट दिस एंड लास्ट में कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले आर्टिकल में अगर हम बात करें, रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आपके नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि 4.6 करोड़ के आसपास इंडिया के अंदर केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 81,000 सुप्रीम कोर्ट में, 6 से 7 लाख के करीब आपके हाई कोर्ट्स में एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस आपके पेंडिंग है. तो यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम जी, ये कहते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए एंड इसमें पंच परमेश्वर डॉक्ट्रिन को हमें फॉलो करना चाहिए. अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर आप कोर्ट में ना जाके नॉन जुडिशियल कम्युनिटी ओरिएंटेड मैकेनिज्म को यूज़ करके आउटसाइड कोर्ट, जो ट्रेडिशनल कोर्ट से मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं. अब इसमें आर्बिट्रेशन होते हैं, जैसे इसका डिसीजन जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है. कंसिलिएशन होता है जहाँ पर नेगोशिएशन होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में. मीडिएशन होता है, न्यूट्रल मीडिएटर असिस्ट करता है दोनों पार्टीज़ को सेटलमेंट पे लाने के लिए. लोक अदालत क्वासी जुडिशियल फॉरम है जो कि स्पीडी, अफोर्डेबल एंड पार्टिसिपेटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं एंड इससे कम्युनिटी में हार्मनी भी बनी रहती है. अब अगर बात की जाए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज ए से, जहां पर हम कहते हैं कि स्टेट ये इंश्योर करे इक्विटेबल एक्सेस और जस्टिस का, फ्री लीगल एड मिले एंड कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन बेस है आपके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर. देन सेक्शन 89 सीआरपीसी का भी इस बारे में बात करता है. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 जिसे अमेंड किया गया था 2011 में, ये भी सेम बात करता है एंड जो आपकी लोक अदालत है इसके लिए बेस बनता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर. इवन कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ये भी प्री लिटिगेशन स्टेज पे मीडिएशन की बात करता है. तो लाइक मल्टीपल हमारे पास एक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो आपके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फोकस करते हैं. अब इसमें से सबसे मेजर आता है आपका आर्बिट्रेशन एक्ट जो 1996 का है. इसमें 180 डेज का आपका टाइम पीरियड इसके पास मैक्सिमम होता है. फाइनल लीगल बाइंडिंग डिसीजन यहाँ पर रहता है एंड इसको सेटअप किया गया था इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंडर ताकि प्रमोट किया जा सके इस तरह के तरीकों को. मीडिएशन प्री लिटिगेशन में रहता है, दोनों पार्टीज के बीच में 2 सेशन होते हैं. अगर कोई लाइक बात बनती है तो वहाँ पर लिटिगेशन को कम करने के लिए इसे भी यूज़ किया जा सकता है. कंसिलिएशन वॉलंटरी बेसिस पे रहता है एंड कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर केसेस में इसमें सोल्यूशन निकलने की बात नहीं होती, हार्मनी बिल्ड करने की बात ज़्यादा रहती है. लोक अदालत अगर हम बात करें तो परमानेंट भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होता है, ई लोक अदालत भी होती है एंड इनका काम यही होता है. सबसे पहले लोक अदालत गुजरात में हुई थी कि फाइनल एंड बाइंडिंग जजमेंट दे सके जिसके आगे कहीं पर आप अपील नहीं कर पाएंगे. तो इसके बारे में भी आपको यही याद रखना है कि भाई ये कोई भी पार्टी अगर डिससेटिस्फाइड है तो रेगुलर कोर्ट में जा सकती है, बट अगर फाइनल जजमेंट आ गई उसके बाद में तो डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग रहता है इसमें. अब ओवरऑल ये कहीं ना कहीं कोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस करेगा, एक्सेस टू जुडिशरी कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम बाउंड है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करेगा एंड ओवरऑल कोर्ट की एफिशिएंसी को भी प्रमोट करेगा. अब बात करते हैं फॉस्फीन की. ये एक सिंबल है, बायो सिग्नेचर है, जो किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ को डिपिक्ट कर सकता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2 ही सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स जहां पर माइक्रोब्स और कुछ प्लांट्स इसे एमिट करते हैं, या इंडस्ट्रियल सोर्सेज जैसे सेमीकंडक्टर एंड पेस्टिसाइड्स. वैसे आप ये कह सकते हो कि कुछ प्लैनेट्स में भी देखने को मिलता है जैसे जुपिटर और सैटर्न में, बट वो हाई टेम्परेचर में फॉर्म होता है, वो अलग रीजंस की वजह से होता है. बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी एक वुल्फ 1130C करके हमने ब्राउन ड्रॉफ को हमने ढूंढा. वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं फॉस्फीन मिला. अब ये तो नहीं है कि लाइफ के साइन वहाँ पर मिल गए, बट फॉस्फीन कैसे बनता है इसके प्रोसेस को हम ज़्यादा समझ पाएंगे बेटर वे में. तो वैसे
कहा जाता है कि भाई आपकी पोटेंशियल लाइफ के सिग्नेचर मिल सकते हैं वहाँ पे, बट ये है कि बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों सोर्सेज से आता है, तो थोड़ा आप प्लैनेट की केमिस्ट्री को यहाँ पर बेटर वे में समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब वो ओशन के जो आप ये कह सकते हैं कि लाइक जो ओशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं उसमें से एक होते हैं आपके कोरल्स। क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पर आपके पॉलिप्स एंड जूजेंथलिन रहते हैं। जूजेंथलिन फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि फूड का सोर्स है बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ओशंस के। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ओशन के, रेन फॉरेस्ट है ओशंस के। अब इसमें पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं कोरल ट्रायंगल्स की, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर को आपका इंक्लूड करता है। दुनिया का 76% कोरल्स यहाँ पर देखने को मिलता है एंड 33% फिश की पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, इसके अलावा एक मेजर एरिया न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ, रेड सी कोरल रीफ, मोसो अमेरिकन लाइक रीफ है आपका, एक लक्षद्वीप के आसपास रीफ देखने को मिलता है। तो अदर मेजर रीफ एरियाज ये हैं। अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इस वजह से फिलीपीन की एक यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि ये क्रायो बैंक बनाएंगे जहां पर ये स्टोर करेंगे जो भी आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट लाइक कोरल्स के लार्वा हैं उनको। तो यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के अंदर इसको स्टोर किया जाएगा। एक तरह की ये जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर जेनेटिक रिसोर्स को मेंटेन कर पाएंगे, अगर कहीं पर कोरल डैमेज हो गए तो उसको रिवाइव कर पाएंगे एंड एक रेजिलियंस क्रिएट कर पाएंगे अगेंस्ट आप ये कह सकते हो जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका अमेजॉन ऑफ द सी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट हम 14% कोरल दुनिया का खो चुके हैं पिछले 9 सालों के अंदर, 9-10 सालों के अंदर, एंड अभी कहा जा रहा है कि 70 से 90% आपके कोरल्स खत्म हो जाएंगे बाय 2050, क्योंकि ओशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है एंड फिशिंग की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो अलग है एंड पोल्यूशन भी एक मेजर सोर्स है इसका। तो दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं कैमल के बारे में। देखिए पिछले कुछ सालों में, खासकर 1970 के बाद से भारत के अंदर कैमल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 75% डिक्लाइन कर चुकी है। लगभग 2-2.5 लाख के करीब हमारे कैमल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक समय 11 लाख के आसपास थे। तो 90% कैमल्स आपके राजस्थान और गुजरात में रह गए एंड ये पोस्टल लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एरिड और सेमी एरिड एरिया में। तो कहते हैं कि भाई अभी तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस नहीं था इतना। अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को हैंडल करेगा, जहाँ पर कैमल की पॉपुलेशन को हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर कंजर्वेशन, ब्रीडिंग और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस पॉपुलेशन को रिवाइव करेंगे। इंडिया में मेजर जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है वो सिंधी कैमल है, कचई कैमल है, जैसलमेरी कैमल है एंड बीकानेरी राजस्थान कैमल है। इसमें से BSF जैसलमेरी कैमल को यूज़ करता है। अभी अगर हम बात करें तो इसमें फीचर ये रहेगा कि हम कंबाइन करेंगे कंजर्वेशन, लाइवलीहुड एंड ट्रेड रिफॉर्म्स को, ताकि कैमल की पॉपुलेशन को हम बेटर कर सकें। मोर ओवर राजस्थान कैमल एक्ट को बैलेंस करेंगे कंजर्वेशन और पोस्टोरल लाइवलीहुड को, जहाँ पर सेफ, ट्रेसेबिलिटी, इंटरस्टेट ट्रेड मैकेनिज्म को हम बिल्ड कर सकें। मोर ओवर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे स्कूल करिकुलम में और रूरल फेयर्स में इनको इंक्लूड करके, एंड साथ के साथ हम कोशिश करेंगे ब्रीडिंग के ऊपर अच्छा फोकस रहे और इनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा फोकस रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज के आर्टिकल्स में हमें डिस्कस करनी थी। तो आज के आर्टिकल्स में इतना ही था। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे एंड कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।